जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जहां भारत आज के दिन में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख रही है, लेकिन उन हालातों में यहाँ पर जीडीपी के दूसरे तिमाही के यहाँ पर आंकड़े आ चुके हैं, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है कम हो चुका है, जिससे यहाँ पर देश की इकोनॉमी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो घटकर यहाँ पर 5.4% तक आ चुका है। यह करीब 2 साल में इसका न्यूनतम स्तर बताया जा रहा है। जहाँ जुलाई और सितंबर तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि घटकर 5.4% पर आ गई, जो इसका करीब 2 साल का निचला स्तर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बताया जा रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 8.1% और पिछली तिमाही में 6.47% थी। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% था। हालांकि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना जाता है। जुलाई और सितंबर तिमाही में चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर 4.6% थी, लेकिन इससे भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का इंतजार बढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये इकोनॉमिक्स का कहना है। जहां भारत अगले 3 साल में यहाँ पर 5 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक जो 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का अनुमान है, लेकिन दूसरी तिमाही के आंकड़े जो है यहाँ पर बहुत निराशाजनक हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं ये मान के चल रहे थे कि दूसरी तिमाही में खपत घटने से देश की जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर कम होगी, लेकिन यह उनके अनुमान से भी कम हो गई। दोस्तों, जो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट में जो सुस्ती आने का जो मेन कारण है वो भी बताए गए हैं। यहाँ पर उनके मुताबिक जो है यहाँ पर विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में खराब प्रदर्शन की वजह से दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि की दर में यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। जीडीपी एक निश्चित दर में देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को यहाँ पर बताता है। हालांकि अच्छी बात रही है कि जो यहाँ पर कृषि के सेक्टर है, कृषि के क्षेत्र की वृद्धि दर पिछली तिमाही में 33% हो गई है, जो 1 साल पहले की समान अवधि में 1.7% हुआ करती थी। लेकिन विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.2% पर आ गई, जो पिछले साल के समान अवधि में 14.3% की दर से बढ़ा था। पिछली तिमाही में खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीबीवी भी गिरावट के साथ 0.01% पर आ गया। 1 साल पहले की समान तिमाही में यह 11.1% बढ़ा था। दोस्तों, जीडीपी जो है यहाँ पर 2 तरह की होती है, एक रियल होती है, एक नॉमिनल होती है। रियल जीडीपी वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू का कैलकुलेशन बेस की ईयर वैल्यू या स्टेबल प्राइस पर किया जाता है। फिलहाल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर 2011 और 2012 वही नॉमिनल जीडीपी का कैलकुलेशन करंट प्राइस पर किया जाता है। लेकिन जब ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीबीए जो है यहाँ पर जो है किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला कुल आउटपुट और इनकम का इससे पता चलता है। एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का दाम निकालने के बाद कितने रुपयों की वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, इससे यह भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र उद्योग सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। नेशनल अकाउंटिंग के नजरिए से देखें तो मैक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है वह जीबीए होता है। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार 22 नवंबर को सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जहां 1.31 अरब डॉलर घटकर 656.582 अरब डॉलर रह गया था। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार ये आगे कैसे हो सकता है। दूसरी तिमाही में कंपनी के कमजोर नतीजों ने नए निवेश और विस्तार योजनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसे इकोनॉमी के लिए भी खतरे के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि दूसरी 6 माही में जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर रह सकती है, बेहतर रह सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान जताया है। इसके लिए इकोनॉमी को दूसरी 6 माही में काफी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर करना होगा। अगर आरबीआई अगली एमपीसी मीटिंग में ब्याज दरों में कटौती करता है तो खपत को यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। इसका असर जीडीपी ग्रोथ पर भी देखने को मिल सकता है।
अगर जीडीपी डाटा में अगर गिरावट है तो इसका मतलब हुआ है कि देश की इकोनॉमी यहाँ पर सुस्त हो रही है। इससे पता चलता है कि देश ने पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान में उत्पादन ही नहीं किया और सर्विस सेक्टर में भी यहाँ पर गिरावट रही, जबकि जब जीडीपी में गिरावट आती तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर देश में मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, देश में उत्पादन यहाँ पर कम हो रहा है। इसका असर लोगों की आमदनी, रोजगार और लाइफस्टाइल पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। देश का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ साल में 4 बार जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर 3 महीने में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल भी जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा जारी किया जाता है। भारत के लिए साल दर साल जीडीपी ग्रोथ हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की बढ़ती आबादी की जरूरत को यहाँ पर पूरा किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर जो हम जैसे आम आदमी हैं उनके लिए, आम आदमियों के लिए यहाँ पर जीडीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले का अहम फैक्टर यहाँ पर साबित होती है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश की आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर अच्छी चल रही हैं और सरकारी पॉलिसी जमीनी स्तर पर सरकार की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जमीनी लेवल पर यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, कर रही है। इसका मतलब ये होता है जिससे हम नॉर्मल लोग जो है, आम आदमी हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। आसान भाषा में इसका यही मतलब हुआ है कि देश सही दिशा में जा रहा है। लेकिन यदि जीडीपी में यहाँ पर अगर गिरावट आ जाती तो इसका मतलब हुआ है कि सरकार को अपने नीतियों पर यहाँ पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इकोनॉमी को पटरी पर लाने पर इस पर मदद मिल सके। जब इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन करती है तो लोग और ज्यादा यहाँ पर पैसे निवेश करते हैं और उत्पादन इससे बढ़ता है। लेकिन जीडीपी में गिरावट से लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सरकार ज्यादा खर्च को बढ़ावा देने के लिए लोगों को अलग अलग योजनाओं के जरिए यहाँ पर पैसा देती है ताकि वे ज्यादा खर्च करें और आर्थिक ग्रोथ को बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जीडीपी के जो गिरावट के कारण है, जो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा बताया जा रहा है, उसके बाद माइनिंग और सर्विस सेक्टर का यहाँ पर जो है निगेटिव प्रदर्शन रहा है। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और पेशेवर सर्विस की वृद्धि दर में यहाँ पर इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 6.7% हो गई है, जो कि एक साल पहले की तिमाही में यह 6.2% थी। बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जन केंद्रित सेवाओं में 3.3% की वृद्धि हुई। यह एक साल पहले की 10.5% वृद्धि के मुकाबले काफी यहाँ पर कम बताया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र ने दूसरी तिमाही में 7.7% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले साल की समान तिमाही के 13.6% से यहाँ पर कम बताया जा रहा है। अगर दोस्तों साल दर साल आधार पर सेक्टर वाइज ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर बात करें तो यहाँ पर माइनिंग ग्रोथ जो है यहाँ पर 0.1 वर्सेस 11.1% यहाँ पर रहा है, यानी कि 2025 और यहाँ पर 2024 की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ यहाँ पर 2025 की 2.2%, तो यहाँ पर 14.3% 2024 की है। इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ यहाँ पर 3.3% 2025 की है, तो 24 की 10.5% है। और कंस्ट्रक्शन ग्रोथ यहाँ पर 2025 की यहाँ पर 7.7% है, तो यहाँ पर 13.6 2024 की है। एग्रीकल्चर ग्रोथ यहाँ पर 3.5% है 2025 की, तो यहाँ पर 2024 की 1.7% है। रोड होटल ग्रोथ यहाँ पर 6% है 2025 की, तो यहाँ पर 2024 की 4.5% है। फिन और रियल एस्टेट ग्रोथ की अगर बात करें तो 6.7% है यहाँ पर 2025 की है और 6.2% है यहाँ पर 2024 की है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस ग्रोथ की अगर बात करें तो यहाँ पर 9.2% है यहाँ पर 2025 की है, तो यहाँ पर 7.7% है यहाँ पर 2024 की है। लेकिन धीमी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अभी भी सबसे तेजी बढ़ती हुई इकोनॉमी बना हुआ है। इस साल जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जो जीडीपी ग्रोथ है 4.6% रही है, वहीं जापान की जीडीपी 0.9% की दर से यहाँ पर बढ़ी है, लेकिन भारत की यहाँ पर घटी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ पर आंकड़े जारी करती है, क्या आंकड़े इस प्रकार से होते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।